बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 6 आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसेस एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। यानी किसी गैसी एटम के वैलेंस शेल में से, आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सोडियम के आखिरी सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये सोडियम एटम से पॉजिटिव सोडियम आयन बन जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन को जब तक 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एटम से अलग नहीं होगा। लिहाजा सोडियम से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जो कि है सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो अगर किसी एटम के आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज भी 1 से ज्यादा बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम मैग्नीशियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैग्नीशियम पर 4 प्लस 1 आ जाएगा, मानो पॉजिटिव आयन। तो हम एक इलेक्ट्रॉन जो निकाला है हमने उसके लिए हमें 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। ये मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद 12 में से बाकी 11 बच गए हैं। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में अब 1 रह गए। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अब 4 प्लस 1 से प्लस 2 हो जाएगा। तो हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ये भी क्या है? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 7738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। 7730 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ये भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देंगे, वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, मगर क्या कहा जाएगा? फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देंगे वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देंगे वो है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मगर इलेक्ट्रॉन तो पहले भी हमने एक निकाला, फिर भी एक निकाला, फिर भी एक निकाला। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी दी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी दी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी दी है। या यूं भी कह सकते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ग्रेटर है फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। क्यों? व्हाई? रीजन ये है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हमने न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम से, एटॉमिक नंबर 12 था, तब इसके इलेक्ट्रॉन 12 थे और इसके प्रोटॉन भी 12 थे। प्रोटॉन से मुराद न्यूक्लियर चार्ज है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा, अब इसके इलेक्ट्रॉन 12 में से 11 हो गए, मगर प्रोटॉन उसके वही 12 ही हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन नहीं निकाला। फिर जब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया जाएगा, तब इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, मगर प्रोटॉन उसके वही 12 ही होंगे। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा है। सेकंड ज्यादा कैसे है? फास्ट से। रीजन ये है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हमने न्यूट्रल एटम से, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन।
जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 12 की बजाय 11 हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे डोमिनेंट चार्ज पॉजिटिव होता जाएगा तो न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा एनर्जी हमें पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर जब मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन 11 से 10 बजे और कम हो गए और न्यूक्लियस की ग्रिफ्ट जो है मजबूत हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी हमें मजीद पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड ग्रिफ्ट जो है मजबूत हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा, लिहाजा एनर्जी पहले से हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। फैक्टर कौन से हैं जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? वो क्या है? एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग है और नेचर ऑफ ऑर्बिट। आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो एटम का साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम होती जाएगी, जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, लेस एनर्जी देंगे, और ये न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये शील्डिंग इफेक्ट भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट होती क्या है? डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस एटॉम ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जितना इनर शेल बढ़ते जाएंगे वैलेंस एटॉम न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हो जाएगी, अट्रैक्शन की कम हो जाने को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाएगा। ये उसके भी क्या है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा नेचर ऑफ ऑर्बिट्स हैं s p d f वगैरह ऑर्बिटल। तो s न्यूक्लियस करीब होता है, s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, p से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, d से निकालना और इधर वगैरह निकालना। हाँ, मैंने तीन फैक्टर की वजाहत करनी है। हाँ, इन पीरियड में जब बाएं से दाएं चलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की कीमत डिक्रीज होती है। कीमत डिक्रीज होगी, इसकी दो रीजन है। पीरियड में हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कम होता जाएगा और साथ न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता जाएगा। देखें, अगर एटम का साइज कम होता जाए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे, साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाए तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे बाय पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? हाँ जी, इसके मुताबिक ये हमारे पास सेकंड पीरियड है। सपोज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन। लिथियम के प्रोटॉन 3 है, न्यूक्लियर 4 यानी कि 3 है। प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस वाले पास है 4 है प्रोटॉन की वजह से। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 यानी प्रोटॉन 4 है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 जिसके प्रोटॉन 5 है। ऐसे कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। देखें, जो बाएं से दाएं जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। और ये भी हम जानते हैं पीरियड में एटम का साइज कम होता जाता है, साइज भी कम हो रहा है, साथ न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की स्ट्रांगर होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। इसी तरह थर्ड पीरियड क्या आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये भी ऐसे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसके 11 प्रोटॉन, इसका 12 प्रोटॉन, इसके 13 प्रोटॉन। इस तरह देखें, जब बाएं से दाएं जा रहे हैं प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। यानी बढ़ते शुरू में पीरियड के स्टार्ट में
जो एलिमेंट होगा उसकी लोएस्ट होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, और बढ़ते बढ़ते पीरियड के एंड में जो एलिमेंट होगा उसकी मैक्सिमम हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी हर पीरियड का स्टार्ट उस एलिमेंट से होगा जिसके आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन और उसकी लोएस्ट होगी आयोनाइजेशन। मसलन लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 1, इसकी लोएस्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, पहले में 2, दूसरे में 2। बोरान का 5, पहले में 2, दूसरे में 3। कार्बन का 6 है, पहले में 2, दूसरे में 4। नाइट्रोजन का 7 है, पहले में 2, दूसरे में 5। ऑक्सीजन का 8 है, पहले में 2, दूसरे में 6। फ्लोरीन का 9, पहले में 2, दूसरे में 7। नियॉन का 10 है, पहले में 2, दूसरे में 8। हर पीरियड का स्टार्ट उस एलिमेंट से होगा जिसके आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन और उसके लोएस्ट होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, और पीरियड का एंड उस एलिमेंट पर होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट होगा और उसकी मैक्सिमम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे थर्ड पीरियड सोडियम का आखिरी सेल में 1, इसके आखिरी सेल में 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके आखिरी सेल में 8 शेल मुकम्मल और इसकी मैक्सिमम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह इन ग्रुप, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? 2 रीजन है। एक तो एटॉमिक साइज इनक्रीज होता जाएगा, एटम का साइज ग्रुप में बढ़ेगा। दूसरी रीजन क्या है? ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट जो है ये इनक्रीज होता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट इनक्रीज होता जाएगा। तो जब हम पीरियड टॉप टू बॉटम दोनों में आएंगे, एटॉमिक साइज इनक्रीज होगा और शील्डिंग इफेक्ट ये भी इनक्रीज होती जाएगी। इन 2 रीजन की बिना पर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। कैसे? मसलन हमारे पास पहला ग्रुप है फास्ट ए, इसमें क्या है? नाइट्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हालांकि ग्रुप में भी प्रोटॉन नंबर जो है इनक्रीज होता जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 प्रोटॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। टॉप टू बॉटम ही प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कम होती जाएगी। रीजन क्या है? शेल की तादाद बढ़ेगी जिसकी बिना पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका पहला शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1। पोटेशियम का 19 है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, चौथे शेल में 1। देखिए टॉप टू बॉटम जब आ रहे साइज बढ़ता जा रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। जो टॉप टू बॉटम है शेल की तादाद बढ़ेगी। इसका शेल 1 है, इसके शेल 2 है, इसके शेल 3 है, इसके शेल 4 है। तो जो शेल की तादाद बढ़ेगी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लेस एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम होती जाएगी। तो फिर एटॉम को निकालना इजियर हो जाएगा विद लेस एनर्जी, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देने को। इसके अलावा ग्रुप में शेल की तादाद जो बढ़ेगी, आखिरी शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल,
उसको छोड़कर बाकी जितने शेल होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, जितने भी आखिरी शेल को छोड़कर बाकी जितने शेल उनको इनर शेल कहा जाएगा। तो जितने इनर शेल बढ़ते जाएंगे, वैलेंस और न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, तो वैलेंस एटॉम और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाएगा। तो फिर भी एटॉम को निकालना इजियर होता जाएगा। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी इंडेक्स टू मेटालिक कैरेक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी के जरिए हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे कि टेबल में कौन से एलिमेंट मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटालॉइड हैं। पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की कीमत लो होगी उन्हें मेटल कहा जाएगा। पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंटरमीडिएट हो, ना लार्ज हो ना स्मॉल हो, इन्हें मेटालॉइड्स कहा जाता है। और वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट होगी उन्हें नॉन मेटल्स कहा जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो बाएं तरफ एलिमेंट होते हैं इनकी होती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी क्या है मेटल है। और जो दाएं तरफ एलिमेंट है इनकी मैक्सिमम हाईएस्ट होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या है नॉन मेटल्स हैं। और जो दरमियान में होंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, ये कौन से हैं मेटालॉइड्स होंगे जिनकी इंटरमीडिएट आयोनाइजेशन एनर्जी हो। आखिरी बात कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। इसी आयोनाइजेशन एनर्जी के जरिए हम वैलेंसी का कंसेप्ट भी देखेंगे। वैलेंसी यहां पर यूं डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इजीली रिमूवेबल इलेक्ट्रॉन। जिस एटम से जितने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे उतना उसकी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप देखना है, फर्क देखना है। मसलन सोडियम की फास्ट आयोनाइजेशन कितनी है 496, जबकि इसकी दूसरी जो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी वो इससे कई गुना हाई होती है। इस वजह से सोडियम की वैलेंसी